जिस दिन तू नौकरी के लिए बाहर जाएगी उस दिन से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उस बातों की मैं आदी हो गई थी। मुझे उस बातों में कुछ गलत नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म पे बैठी मुझे लगा कि अभी खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे मैं नहीं सरवाइव हो सकती। बिकॉज लोगों के फ़ोन आते थे, लोग बहुत सुनाते थे आपको पैसा देना है। मैंने उनको ये बोला कि मैं अभी मरने जा रही हूँ, इसलिए आपको लास्ट कॉल कर रही हूँ, जस्ट बताने के लिए कि मैं मर रही हूँ। इसीलिए मैंने ठान ली कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगी। तो 2020 में लेकिन मेरा पहला कंसाइनमेंट जो हुआ वो रिलायंस के साथ हुआ। नमस्ते, मेरा नाम वैशाली स्वरूप। मेरे कंपनी का नाम है इलेक्ट्रोफाइन रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं कंपनी की फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ। लेकिन कुछ साल पहले अगर किसी ने मुझे देखा होता तो शायद ही कोई बोलता कि ये लेडी सरवाइव कैसे हो सकती है। कंपनी बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी। उसके रीजंस, एक तो मेरी शादी टूटी हुई थी, मेरा बच्चा था जिसका भविष्य मुझे बनाना था, तीसरा कि मेरे सामने कुछ दिख नहीं रहा था, सब अंधेरा दिख रहा था। तो वो अंधेरे से आज इतनी सारी रोशनी तक का सफर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पर सेकेंड ईयर में थी तभी शादी का घर में माहौल चल रहा था। बिकॉज एक टिपिकल महाराष्ट्रन फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे एक होता है कि हुआ करता था कुछ साल पहले कि एक 18-19 के एज में लड़कियों की शादी की जाती करते थे। तो उस फेज़ में मेरे भी घर में वो सब बातें चलने लगी, और एक टाइम पे मेरे अरेंज मैरिज हो गई। उस फेज़ में मेरी भी शादी हो गई। शादी के लिए बहुत सारे सपने देखती है कोई भी लड़की। एक होता है कि जनरली अगर ठीक है हम घर पे हैं तो अपना हस्बैंड आएगा, फैमिली सपोर्ट करेगा, तो वो सब मेरे दिमाग में भी कुछ ख्याल थे। तो शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने जॉब छोड़ा, और फिर जो मैंने सपना देखा था, जो मेरे दिमाग में परसेप्शन था शादी के रिलेटेड, सब टूटने लगा। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मेरी पढ़ाई अधूरी छूट गई थी इनफैक्ट। और शादी के 1 साल के अंदर ही मेरा बेटा हो गया। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस घर पे स्टार्ट हुआ था। मेरे हंसने पे, चलने पे, बोलने पे, सब चीज़ों पे एक पाबंदी आ गई थी। मैं अपने बच्चा, उसका भविष्य, उसे लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी थी। उसी फेज में मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे देखा था। उन्होंने देखा कि ये हिंदी अच्छा बोल पाती है, तो उसे पूछ कि ये जॉब करेगी क्या। टेलीकॉलिंग का ही जॉब रहेगा, लेकिन ये करेगी क्या। तो उसने मुझे पूछा, मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि तुम जॉब करोगी, छोटा सा जॉब है। मैंने बोला येस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उस वक्त मुझे ज़रूरत थी। मैंने किसी से भी नहीं पूछा और मैंने इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी। मैं घर आ गई। मुझे लगा कि ये बात सुन के मेरा हस्बैंड खुश हो जाएगा और मुझे बोलेगा कि यस तू स्टार्ट कर, हम आगे देखते हैं। उल्टा उसने मुझे ये बोला कि जिस दिन तू नौकरी के लिए बाहर जाएगी उस दिन से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात से तो मैं और अंदर से अंदर डर गई, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन एक हिम्मत भी थी अंदर कि नहीं, मुझे अभी रुकना नहीं है। शायद ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये मैंने खो दी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मैंने वो इंटरव्यू के लिए गई। मेरा जॉब वो पक्का हो गया और मैं जॉब करने लगी। आई थिंक 3-3.5 हज़ार का जॉब था, मैक्सिमम 4,000 वगैरह वो सब। और टेलीकॉलिंग था, बैंकिंग का सेक्टर था, तो वहाँ पे इंसेंटिव्स भी हुआ करते थे। अगर कुछ आप डील क्रैक करते हैं तो हर डील के ऊपर आपको एक अमाउंट एक्स्ट्रा मिलते थे। मेरा जॉब अच्छा चलने लगा। मैंने कुछ कम समय में ही इंसेंटिव्स और ये सब कमाने लगी। मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। वो हो रहा था, लेकिन मेरा घर टूट रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड में वो एक इनसिक्योरिटी या एक मेल डोमिनेंस उनमें वो जग रहा था कि ये जॉब कर रही है, पैसे कमा रही है, तो आगे वो कुछ ना कुछ आगे एक स्टेप लेके जाएगी। तो लेकिन मैंने उनकी सुनी नहीं, मैं करती रही।
तो चीज़ें और वर्स्ट होने लगी। ऐसा मैं रोज़ बोलती थी कि आप कुछ तो करो ताकि हमारा घर बचा सके, हमारा घर एक अच्छे से हम चला सकें, क्योंकि हमारा एक ही बेटा है, बाकी तो कुछ करना नहीं है, बस अपने को अपना घर देखना है। रोज़ की तरह उसने मुझे फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया और मेरा मेरा बेटा देख रहा था, वो हमेशा देख रहा था कि मम्मी को मारपीट हो रही है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, मेरा बेटा मुझे बचाने के लिए आया। उसने मुझे पकड़ लिया और एक टाइम पे उसने वो छोड़ के दरवाज़ा खोल दिया और नेबर की बेल दबाई कि कुछ तो हो रहा है। लेकिन मैं अंदर से इतना मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था कि मुझे ये चीज़ मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मुझे घर पे क्या, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मुझे लगता था कि मैं अगर ये बात बता दूँ तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, या अदरवाइज़ लोग ऐसे कहेंगे कि तेरा हस्बैंड तो कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई उसको कोई आदत नहीं है, शराब नहीं पीता है, कुछ नहीं करता है, भगवान का सब करता है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये सब ये ख़्याल मेरे दिमाग में आते थे हमेशा। तो मैं सर्वाइव हो रही थी हर चीज़ में। तो लेकिन उस दिन मेरे बेटे ने वो ये किया, नेबर का दरवाज़ा ये किया और मैंने उसको गोदी में पीछे से जाके उसको उठाया कि तू ऐसा मत कर, और उसको ऐसे मुंह दबा के उसको अंदर लेके आ गई। तब तक नेबर ने दरवाज़ा खोल दिया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं आ रहे थे कि मैं उनको क्या बताऊँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैंने तुरंत दरवाज़ा वो बंद कर दिया। फिर लेकिन उसके बाद में अंदर लग रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मुझे वो आदत हो गई थी सहने की। वो हमेशा का मारना, हमेशा का जो बोलना, वो मैं सह रही थी। उस बातों की मैं आदी हो गई थी, मुझे उस बातों में कुछ गलत नहीं लग रहा था। कोई मारता है, अपने ऊपर कुछ गलत आरोप लगाता है, मुझे कुछ उस बात का नहीं लग रहा था, बिकॉज़ मैं वो सहन करने का, मुझे पता नहीं, मेरे अंदर ही अंदर मैं खुद को खो रही थी, टूट गई थी। लेकिन दिन चल रहे थे। उस दौरान मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़े चढ़ गए, क्योंकि मेरा सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था। दादर टू डोंबिवली मेरा डेली का अप डाउन हुआ करता था। एक दिन मैं वैसे ही शाम को मैं जब भी ट्रेन से उतरी और प्लेटफ़ॉर्म पे बैठी, मुझे लगा कि अभी बस, अभी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे मैं नहीं सर्वाइव हो सकती। बिकॉज़ लोगों के फ़ोन आते थे, लोग बहुत सुनाते थे, आपको पैसा देना है या जो भी है, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैं प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के कूदने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अभी नहीं मतलब मैं जी के क्या करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मरने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो उसी वक़्त एक लास्ट मैंने एक सोचा कि एक कॉल कर लूँ मेरे पापा को, उनसे बात करने का मन हुआ। मैंने कॉल किया, पापा को फ़ोन लगाया, मैंने उनको बोला कि पहला सेंटेंस मेरा ये था कि आपने मेरे साथ में ये क्या किया? एक तो मेरी पढ़ाई नहीं की, जल्दी शादी कर दी, ठीक है, लेकिन आज मैं क्या करूं? मेरे हाथ में ना पढ़ाई है, ना आगे कुछ भविष्य है, कुछ नहीं दिख रहा है। उस वक्त मेरे पापा, और मैंने उनको ये बोला कि मैं अभी मरने जा रही हूँ, इसलिए आपको लास्ट कॉल कर रही हूँ, जस्ट बताने के लिए कि मैं मर रही हूँ, मुझे सुसाइड करनी है। पापा ने वो कॉल एकदम शांति से सुना। मुझे एक ही उन्होंने बोला कि ठीक है, मरना तो सबको है, तो एक काम कर, तू खुद को एक चांस देख, जिस फेज से अभी तू जा रही है वहां पे जायज है, किसी को भी लगेगा कि मरना चाहिए। क्या तू एक चांस अपने इस फेज में, अगर तू इस एंड तक इतना सोच सकती है, तो एक खुद के लिए एक चांस देगी तो शायद तेरी जिंदगी बदल सकती है, पलट सकता है। मुझे पापा ने बोला कि तू एक काम कर, कल मेरे साथ में चल, मैं तुझे एक लाइसेंस निकलवाता हूँ, एक लाइसेंस निकलवा, वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर। क्योंकि वो दिन मेरा जो जॉब था, जो मैं जॉब कर रही थी छोटा सा, वो भी चला गया था। मेरे सामने कुछ रास्ता नहीं था, मुझे वो करना ही पड़ा। मैं पापा के साथ चली गई, उन्होंने मुझे नरीमन पॉइंट पे एक लाइसेंस निकलवाया। वहाँ पे मैंने अपना एक जर्नी स्टार्ट किया, ई वेस्ट रिसाइकलिंग का एंड रिफाइनिंग का। जब भी मैंने स्टार्ट किया तब मुझे पता नहीं था कि बात कैसे करनी होती है, बिकॉज मैंने जो कॉल किया था या मैं जिस जॉब में थी, दैट वाज टोटली डिफरेंट।
वो एक बैंकिंग सेक्टर और ये ई वेस्ट तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया तब डर तो जायज़ लगने ही वाला था, बिकॉज वो एक नई इंडस्ट्री के साथ में मैं जुड़ गई थी। और काम तो स्टार्ट किया, मैं कॉल करती थी लोगों से टाइम लेके, वहाँ पे इंस्पेक्शन करती थी। इंस्पेक्शन के टाइम जब भी मैं जाती थी तो वहाँ पे मैं देखती थी कि वहाँ पे कोई लेडी हुआ ही नहीं करती थी, मतलब कोई लेडीज़ है ही नहीं। सारे मेल एक जेंट्स लोग आते थे, मटेरियल देखते थे और निकलते थे अपना साइन वगैरह करके। मैं जाती थी तब सब लोग मुझे देखा करते थे कि यार ये स्क्रैप में ये लेडी कहाँ से, मतलब कैसे। तो लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेते थे कि मैम अपना नंबर दीजिए, आपकी कंपनी का नाम वगैरह, वो सब इन्फॉर्मेशन लेते थे। जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर्स के जो मैनेजर लोग वगैरह हुआ करते थे, वो लोग तो बोलते थे कि इतने सालों के इसमें हमें कभी लेडी नहीं देखी इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, आप कैसे मतलब काम कर रही हो। तो मुझे वो थोड़ा सा ना कहीं ऐसा लगता था कि कई लोग ऐसे ना बोले कि स्क्रैप में ये कैसे काम करती है, या वहाँ पे फिर मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा लूज होता था। मेरी आइडेंटिटी, मुझे लगा कि यस, ये इंडस्ट्री में शायद मैं अपनी एक अलग पहचान बना सकती हूँ। तो वो दिन था कि मैंने एक ठान ली कि नहीं, अभी मैं इसमें और ज़्यादा काम करूँगी, और मैं ज़्यादा इंस्पेक्शन में जाने लगी, और ज़्यादा मेरे टेंडर्स आने लगे, काम चलता गया, बढ़ता गया। जब भी मेरा ये लाइसेंस मेरे हाथ में आया, उसके बाद जैसे मैं इंस्पेक्शन के लिए जाती थी, या कई सारे लोग जुड़ रहे थे इंडस्ट्री के अलावा, तो बिज़नेस ग्रुप्स में मैं इन्वॉल्व होने लगी। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप हुआ करते हैं, बिज़नेस के ग्रुप्स हुआ करते हैं, तो मुझे भी ऐड किया जाता था। तो ऐसे मतलब लोग मिलते गए, जुड़ते गए। इंडिया में कई सारे स्टेट्स में मुझे पता नहीं था कि ये कैसे हुआ, लेकिन कई सारे लोग जुड़ते गए इस कारवां में वैसे। तो उसके चलते एक दिन क्या हुआ, मुझे एक कॉल आया गुजरात से। गुजरात की एक कंपनी है, रिसाइकलिंग की कंपनी है, जो कि पहली गुजरात की ई वेस्ट रिसाइकलिंग की कंपनी है। वहाँ से मुझे जॉब के लिए ऑफ़र आई और मैंने भी तुरंत हाँ कर दी, बिकॉज मुझे एक स्टेबल इनकम की ज़रूरत थी उस वक्त। मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी, मेरा जॉब स्टार्ट हो गया। जॉब स्टार्ट होने के बाद मुझे जो सीखना था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इंडस्ट्री क्या होती है। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, उसके पहले मेरा जॉब ये, बिकॉज वो एक कोवर्क एरिया था और वहाँ पे जगह का सब प्रॉब्लम के चलते हुए मेरा वो भी जॉब चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि जॉब चला गया है, लेकिन अपने हाथ में एक स्किल है, अपने दिमाग में एक नॉलेज है, उसके चलते शायद मैं अपना कुछ मुकाम हासिल कर सकती हूँ लाइफ में। इसीलिए मैंने ठान ली कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगी। तो 2020 में लेकिन मेरा पहला कंसाइनमेंट जो हुआ वो रिलायंस के साथ हुआ। धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी का मैंने पूरा डेटा सेंटर कैप्चर किया, उसका पूरा प्रोक्योरमेंट मुझे मिल गया। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बड़ा सा मेरा पहला हुआ था। उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, फिर 8-10 महीना तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली 2020 दिसंबर ऑनवर्ड्स मार्केट ओपन होने लगा, स्लोली ग्रेजुअली। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, अपने कंपनी का एक नाम होना चाहिए, और मेरा एक ड्रीम था कि मेरी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो। तो उस साल 2021 में, मतलब लास्ट ईयर, मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म स्टार्ट की। और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि यस, कंपनी तो स्टार्ट की है, लेकिन प्लांट होना चाहिए। लेकिन मेरे प्लांट में ज़्यादातर ऐसी महिलाएं काम करेगी, या मेरे साथ ऐसे महिलाएं रहेंगी कि जिनको काम की ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है किसी भी तरह का, तो अगर आप सहते हैं तो जो अन्याय करने वाला है वो करते ही जाएगा। आप एक कदम, एक स्टेप आप बाहर आप निकलने की कोशिश करना, आपके लिए पूरा आसमान रहेगा। और यस, जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग में रखते हैं कि यस मुझे अपने सिचुएशन से बाहर जाना है, तो आप जा सकते हो ज़रूर। ये होता है, जो मेरे साथ हुआ है तो सबके साथ हो सकता है। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं।
लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। படும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு வெறி. That fear of the unknown is the strongest at this point. ఎన్నో కష్టాలు మరెన్నో కన్నీళ్ళు తినటానికి కూడా భోజనం లేని సందర్భాలు এখানে পৌঁছতে চাইছি সেটার জন্য যে পথটা দিয়ে হাঁটছি সেটাকে কি আদৌ স্ট্রাগল বলা চলে? अशी कंटाळून जाणाऱ्यातली नव्हते. एक बार मैंने डिसाइड कर ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनती. ಜೀವನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಮೂಲಕ ਆਨਸਰ ਮਾੜਨਾ ಅಂತ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। दोस्तों, जिंदगी में आपको कोई जगह नहीं देता है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। Most important thing is that Josh is coming.